नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक्टर शाहरुख खान ने बड़े ही इंटेंस अंदाज में एक बॉलीवुडिया फिल्म में कहा था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अब देखिए, कभी कभी कही बात सच हो जाती है। विश्वास होता है आपको? नहीं तो ये देखिए, सन 2019 में बीजेपी की 105 सीटें आईं। महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री थे। चुनाव में शिवसेना से गठबंधन का चेहरा थे, मगर सहयोगी उद्धव ठाकरे ने दांव चला, कहा मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। दोनों दल अड़ गए। शरद पवार कांग्रेस एक हुए, एमवीए बना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस दूर से खड़े हुए पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। मगर तब विपक्ष के नेता के तौर पर सुनिए, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसमें भविष्य का इशारा था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। अब देखिए नियति का क्रम। उसी जगह पे जहां उन्होंने ये डायलॉग मारा था, वहां पर 5 दिसंबर के बाद देवेंद्र फडणवीस वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। इसमें काफी दिन लगे। चुनाव के रिजल्ट्स के बाद क्लैरिटी नहीं थी। बस क्लियर यह था कि अजीत पवार एनसीपी के उप मुख्यमंत्री होंगे। आगे बढ़ने से पहले आज एक मजेदार वाकया हुआ। गवर्नर हाउस में जाकर के गवर्नर के सामने पत्र दिया गया कि महायुति सरकार बनाएगी, देवेंद्र फडणवीस नेता होंगे। उसके बाद पत्रकार वार्ता थी। फडणवीस, पवार और शिंदे सामने थे। सवाल हुआ आगे क्या, किसको क्या मिलेगा। गोलमोल जवाब के बीच अजीत पवार बोले, आपका बाकी का तो पता नहीं, मैं कल शपथ लूंगा। उस पे एकनाथ शिंदे ने एक हुक शॉट मारा, यानी चुटकी ली। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। अब आइए आकलन करते हैं कि कैसे पहुंचे देवेंद्र फडणवीस 5 सालों की तोड़ फोड़, जोड़ तोड़, सेटिंग जुगाड़ की राजनीति के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। आपको बताते हैं। आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। 5 साल महाराष्ट्र में अप्रत्याशित रहे, जिसमें बीजेपी सेना गठबंधन टूटा, बीजेपी अजीत पवार गठबंधन बना, सरकार बनी, सरकार गिरी। उद्धव शरद पवार कांग्रेस का एमवीए गठबंधन बना, सरकार बनी। उद्धव की सेना टूटी, शरद पवार की एनसीपी टूटी, एकनाथ सेना, अजीत पवार, एनसीपी और बीजेपी की महायुति बनी। यानी 5 साल में 3 सरकार, 3 मुख्यमंत्री और तमाम बलवला। देवेंद्र फडणवीस ने 5 सालों में क्या सीख ली? काफी कुछ हुआ है, और हर जीत से ज्यादा हार एक सबक देती है। मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने पेशेंस यानी धैर्य ये सीखा। 2019 में मैं कहूंगा कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ही वॉज अ लीडर इन ए हरी। तेजी में थे, जल्दबाजी में थे। शिवसेना, उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था क्योंकि उद्धव खुद सीएम बनना चाहते थे, जबकि दावा बड़ी पार्टी के तौर पर फडणवीस का था। फडणवीस ने कहा धोखा हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे बीजेपी का दामन छोड़ के चले गए। अब उनको धुन लगी सरकार बनाने की। प्रूव करना था कि ये जो फेलियर हुआ इसको छोड़ना नहीं है। उद्धव को सबक सिखाना था। बंद कमरों में गुपचुप मीटिंग शुरू हुई। अजीत पवार का कहना है कि चचा जान शरद पवार के इशारे पर बीजेपी से बातचीत शुरू हुई और ताबड़तोड़ स्पीड से अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों का समर्थन दिखाया राज्यपाल को जाकर, और तड़के
फडणवीस मुख्यमंत्री बने, शपथ हो गई और पवार उनके उप मुख्यमंत्री बन गए। मगर शरद पवार ठहरे शरद पवार, उनके सीक्रेट तो वो अक्सर अपने आप को नहीं बताते। उन्होंने दम लगा दिया, टूटे एमएलए खींच लिए, अजीत पवार दुम दबाकर एनसीपी में वापस लौटे और फडणवीस 5 दिन के करीब में सीएम से पूर्व सीएम हो गए, यानी सीएम टू एक्स सीएम। यह था लीडर इन ए हरी फेज देवेंद्र फडणवीस का। अब बदनामी अलग मिली, खासकर एक समय जो उनके अजीत पवार को लेकर भ्रष्टाचार पे बयान थे, वो मीम बन के सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अब इधर नया घटनाक्रम शुरू हुआ। शरद पवार ने कांग्रेस और उद्धव को तोड़ लिया, एमवीए बन गया। उद्धव की जिद थी, वो 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के सीएम बन गए, यानी जख्मों पर नमक, गरम मसाला और तेजाब पड़ गया। मगर यहां फडणवीस ने सबक सीखा, समझ गए साहब, चोट लगी भयंकर। उन्होंने समझा कि महाराष्ट्र में मराठा डोमिनेटेड राजनीति में एक ब्राह्मण नेता को अलग चाल चलनी होती है। उन्होंने इंतजार किया, इसीलिए दूसरा सबक यही था, पेशेंस। सत्ता में एमवीए की सरकार चल गई कांग्रेस के साथ जाने पर, मगर शिवसेना उद्धव के विधायकों में डिस्कंफर्ट था। राहुल गांधी और कांग्रेस आखिरकार वीर सावरकर को बुरा भला कहते थे और सैनिकों को चुपचाप सहना पड़ता था। शिवसेना का स्ट्राइडेंट हिंदुत्व कमजोर हो रहा था, क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से शिवसेना मुड़ करके कांग्रेस की तरफ चली गई, यानी सेना मराठा प्राइड, हिंदुत्व और शिवाजी के नॉर्थ पोल से सेक्युलर पॉलिटिक्स के साउथ पोल की तरफ चल दी थी। दूसरी तरफ उम्रदराज होते शरद पवार महाराष्ट्र में इस गठजोड़ की सरकार की स्टेबिलिटी के चलते ट्रांसफर ऑफ पावर ढूंढ रहे थे अपनी ही पार्टी में, यानी अपने बाद अपनी सुपुत्री सुप्रिया सूले को फिट करना था। भले ही पिछले कुछ दशकों से उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी के मैनेजर और सर्वे सर्वा रहे थे, हालांकि वोट शरद पवार के नाम पे पड़ते थे। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कमजोर कड़ी बने। बीजेपी ने चील के जैसे झपट्टा मारा। जून 2022 में शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे 40 विधायक लेकर अलग हो गए उद्धव ठाकरे से। बीजेपी ने उस समय बड़ा दिल दिखाया, बिहार में भी ऐसा ही किया था। मौके की जरूरत थी, इसलिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दिल होता है राजनीतिक दलों का। शिवसेना के भगोड़ों को अस्तबल में इकट्ठा रखना था। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, जबकि बीजेपी के पास उससे 2.5 गुना विधायक थे। फडणवीस ने त्याग का इशारा किया, उस समय पे बड़ी बात थी। कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बाहर से सरकार चलाने में मदद करेंगे, बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मगर मोदी शाह ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर फडणवीस सरकार का हिस्सा ना होते तो सरकार के अच्छे कामों का सेहरा बनता किस पर? एकनाथ शिंदे के सर पर, यानी डबल इंजन की सरकार का जो फायदा होता वो एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को मिलता। शिंदे सेना का विस्तार होता, ताकत बीजेपी की होती, मगर पार्टी जीरो हासिल करती। जेपी नड्डा का फडणवीस को उस समय फोन आया, ये जून की बात है। फैसला बदला, फडणवीस को एक पोस्ट नीचे उतरना पड़ा, यानी डिमोशन हो गया। वो सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाले। अब फडणवीस को क्रेडिट देना होगा कि 5 साल उन्होंने वो नहीं किया जो एक्सपर्ट कह रहे थे। एक्सपर्ट क्या कह रहे थे कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को छोटा करा जाएगा, उसके बाद एकनाथ शिंदे की सेना को बीजेपी खा जाएगी। उन्होंने एकनाथ शिंदे को छोटा फील नहीं होने दिया, ना कमरों में, बंद कमरों में, ना ही पब्लिक में। गठबंधन का धर्म निभाया, हर स्कीम पर शिंदे को सराहा, थोड़ा पीछे रहे शिंदे से। मगर फिर लोकसभा चुनाव होता है, झटका लगा। बीजेपी की महायुति को सिर्फ 17 और एमवीए को 30 सीट मिल गई। बुरी तरह लुढ़क गई महायुति। फडणवीस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा, लेकिन वहां से बीजेपी टॉप ब्रास, आरएसएस, शिंदे, पवार के साथ
फडणवीस ने एक महाराष्ट्र स्पेसिफिक चुनावी योजना बनाई। लाड़की बहन योजना जैसी चीजें लाई गई। सरकार ने योजनाओं के जरिए 6.5 करोड़ लाभार्थी खड़े किए। 6.5 करोड़ लाभार्थी। उसका मतलब ये देखिए कि अगर 65% वोट पड़ा है, उसका 60% वोट करता है तो करीब 2-2.5 करोड़ का इजाफा हो जाता है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी ने सबसे बड़ा दल होते हुए 148 सीटें लड़ी और करीब 87% के स्ट्राइक रेट से 132 सीटें जीती। मजे की बात यह है कि ऐसी हवा थी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 87% और अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का स्ट्राइक रेट भी 75 से 80 के बीच में रहा। यानी तीनों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया चुनावों में। अब शुरू हुआ चुनावों के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद, कि मुख्यमंत्री कौन का प्रकरण। एक बात तो है कि इस चुनाव में महायुति की जो हवा बनी थी वो बेटर पोल स्ट्रैटेजी और सरकार के काम के कारण थी। उसमें एकजुटता भी थी। अलायंस का कोहेशन जो था वो बड़ा फैलता थी। लेकिन उसका चेहरा कौन था? जहां पे प्रधानमंत्री भाषण देते थे उनके बगल में मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पे शिंदे को पेश किया जाता था। तो इस मामले में सीटें भले ही एकनाथ शिंदे की कम थी शिवसेना की, मगर उनका क्लेम कमजोर नहीं था। भाई जीत के पहले प्रिपरेशन में वो सामने थे, हालांकि एमएलए कम थे। उस पर उद्धव ठाकरे को मौका ना मिले ये कहने का कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने 2022 में शिवसेना तोड़नी थी तो मुख्यमंत्री बनाकर यूज किया, और जब अब बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई हैं तो दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। इसलिए भी शिंदे जरूरी थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता। शिव सैनिक जो महायुति की तरफ मुड़े थे वो भी एक फैक्टर था कि उनको साथ रखना था। आने वाले दिनों में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, शिवसेना का गढ़ है, तो शिंदे को ऊपर उठाना जरूरी था। मगर बीजेपी ये जानती थी कि इस बार अपना सीएम ना हुआ तो शिंदे बड़े नेता बन जाएंगे। और एक समय पे बाला साहब ठाकरे जब थे तो बीजेपी उनकी स्टेपनी की तरह चलती थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के झंडे कम होते थे, शिवसेना के ज्यादा होते थे। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद धीरे धीरे शिवसेना के अलायंस के साथ चलते हुए बीजेपी एक समय पे ऐसे आई थी 2014 में, जब बीजेपी को 122 सीटें मिली थी और शिवसेना को कम मिली थी। यानी बीजेपी शिवसेना से बड़ी पार्टी हुई थी। वो स्थिति दोबारा रिपीट ना हो, बीजेपी ये नहीं चाहती थी। इसीलिए पार्टी नहीं चाहती थी कि बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साये में रहे। इसीलिए बीजेपी ने अंगद का पांव रख दिया और कहा, साहब अब टस से मस नहीं होगा, सीएम हमारा। फडणवीस ने मेहनत की, चुनावों में बहुत मेहनत करी। बीजेपी की नेताओं में सबसे ज्यादा रैलियां करी। और इस चुनाव में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 रैली हुई, अमित शाह की 6 रैली हुई। तो एक तरह से एक महाराष्ट्र स्पेसिफिक फेस क्रिएट किया बीजेपी ने। मगर यह भी कहा जाए कि बीजेपी को जो पूरा वोट मिला है या सीटें मिली हैं वो उनके नाम पे मिली हैं, वो सही नहीं होगा। ये पूरे अलायंस का कोहेशन, बीजेपी की स्ट्रेंथ, काडर की मेहनत और आरएसएस का ग्राउंड पे बहुत मेहनत, ये एक बड़ा फैक्टर था। मगर साहब किस्मत बुलंद तो कौन क्या करेगा। बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई बड़ा चेहरा भी तो नहीं था। ये भी है कि पिछले 10-12 सालों में उन्होंने अपने आसपास के सभी समकालीन नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया था, यानी साइडलाइन कर दिया था। तो बचे देवेंद्र फडणवीस ही। अब इधर जब बीजेपी ने पैर अड़ा दिया तो एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आ गए। वो जानते थे कि साहब नंबर कम है, अगर सरकार तोड़ के वापस गए तो शिवसेना के साथ दोबारा जुड़े तो उद्धव फिर नेता, तो यानी उनका भविष्य तो और भी छोटा जाएगा, विपक्ष में भी होंगे और उद्धव ठाकरे के नीचे होंगे। लेकिन वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटना चाहते थे, तो उन्होंने पहले कहा कि मोदी जो कहेंगे वो करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। उसके बाद वो दिल्ली आए, मुलाकातें की। बात ये भी चल गई कि क्या कुछ समय के लिए ही सही उनको सीएम बना दिया जाए, जिससे कि इशारा भी हो जाए। लेकिन वो गलत होता कि बीच में हटाने पे भी उतना ही पॉलिटिकल नुकसान होता जितना अभी होता। फिर वो थकान मिटाने के लिए अपने गांव चले गए। देखिए ये गांव जा रहे हैं सतारा में।
आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर भी ले लिया गांव में। मुंबई लौटे, फिर अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है, अस्पताल में चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो वो ठाणे के जुपिटर अस्पताल में इलाज के लिए भी चले गए। क्या इशारा कर रहे थे एकनाथ शिंदे? वो अपने शिव सैनिकों को बता रहे थे कि उन्होंने सीएम की कुर्सी आसानी से बीजेपी को सरेंडर नहीं की। सिग्नल था दैट ही इज नॉट गिविंग अप इजीली, मेकिंग द बीजेपी स्ट्रेच इटसेल्फ। बार्गेनिंग भी चल रही है कि बाप मैं सीएम डिप्स की कुर्सी छोड़ रहा हूं तो कितनी बड़ी ओहदे मंत्रालयों में उनको मिलेंगे। अब आपको बता दें कि थर्सडे को कौन शपथ लेगा, किसको क्या मिलेगा, ये अभी नहीं मालूम। कारण है साहब, अभी ब्याह तय हुआ है, दहेज नहीं हुआ है तय। दहेज तय हो रहा है, यानी फडणवीस की राह अभी आसान नहीं है, अभी नहीं आगे भी। क्यों? क्योंकि एकनाथ को डिप्टी बना तो लेगी बीजेपी, मगर उद्धव ठाकरे ये राग आने वाले दिन में जरूर गाएंगे कि एकनाथ को एक टाइम पे साथ रखा, आगे बढ़ाया और फिर पीछे कर दिया। ऊपर से कोalition चलाना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रेशर्स एंड पुल्स हैं। मराठा नेता हैं, मराठा एजिटेशन है, अपने अपने एस्पिरेशंस हैं। बीजेपी का हिंदुत्व है, एनसीपी की अजीत पवार की जो है वो थोड़ी सेक्युलर है। मगर तीनों नेता ये भी जानते हैं कि ईगो साइड पे रखनी होगी। सरकार गिरी तो तीनों को नुकसान है, किसी को फायदा नहीं है। इसीलिए इनका मंत्र होगा कि साथ रहो और काम करो। अब इसमें क्या आता है साहब, आखिरी स्लोगन क्या दूं? क्योंकि एक हैं तो सेफ है। तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार आगे चलेगी अगर, और उसके इंजन में अच्छा लुब्रिकेशन रहेगा, उसका कारण यही है कि सब जानते हैं कि एक हैं तो सेफ है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे साथ जुड़ें और हमको सलाह दें, उसके लिए कमेंट्स करिए। धन्यवाद।